नमस्कार विद्यार्थियों। हम पिछले लेक्चर्स में गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो योगदान रहा उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के जितने भी कार्य, विशिष्टताएं व चिंतन भारतीय समाज को दिखाई देते हैं, इसके दोनों ही पक्ष हैं। आलोचनात्मक पक्ष में ये कहा जाता है कि गोखले का राजनीतिक चिंतन उदारवादी विचारधारा का रहा, किंतु उनकी मूल विचारधारा सही नहीं थी। वह प्रभावहीन और उदारवादी तकनीक की थी। साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा हो तो एक व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। आलोचक यह भी कहते हैं कि उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त गोखले और अन्य उदारवादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। आज की परिस्थितियों में गोखले के विचारों और कार्यों की चाहे कैसी भी आलोचना क्यों न हो, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से उनका चिंतन तथा कार्य नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक ही था। गोखले चूँकि एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे, उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और प्रत्येक परिस्थितियों में शांतिपूर्ण आचरण करके उन्होंने एक ऐसी पृष्ठभूमि भारत में तैयार की जिसके माध्यम से उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मार्ग को अपनाते हुए भी देश के लिए त्याग करने में वे किसी से भी पीछे नहीं थे। अतः हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त ऊपर की कुछ आलोचनाओं या कमियों के बावजूद भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों की बहुत सी चीज़ें देन के रूप में याद की जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं गोखले के विभिन्न देन की। उसमें प्रथम बिंदु के रूप में हम यह कहते हैं कि ब्रिटिश शासन की कमियों को उन्होंने उजागर किया, लेकिन बहुत ही शांतिप्रद तरीके से। उन्होंने कभी भी हिंसा या क्रांति में विश्वास प्रकट नहीं किया और अपने शांतिप्रद तरीकों से भी उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को प्रभावित किया और ब्रिटिश सत्ता पर दबाव बनाया। जैसे ब्रिटिश सत्ता के द्वारा सैनिक व्यय में भारी कटौती की बात उन्होंने कही, उच्च नौकरशाही में भारतीयों को स्थान देने की बात कही। इसलिए हम ये मानते हैं कि उनकी प्रभावहीनता नहीं बल्कि शांतिप्रद जो तकनीक थी उससे ब्रिटिश सत्ता ज़्यादा भयभीत थी। दूसरा उनका जो देन है वह है भारतीयों को उन्होंने राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान की। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। गोखले के चिंतन और कार्य में चमत्कारिता का अभाव है, लेकिन उसके सुदूरव्यापी और अत्यंत परिणाम हुए। जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है, उसमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। गोखले ने विकेंद्रीकरण का भी भारत में आग्रह किया, क्योंकि गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्तियों और अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे। उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। गोखले की राजनीतिक दूरदर्शिता का ही प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बतलाते हुए अपने समय में जो योजना प्रस्तुत की थी वह आज भी भारत में पंचायती राज के संबंध में प्रासंगिक है। उन्होंने अत्यधिक उपयोगी आर्थिक चिंतन भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। उन्हें आर्थिक मामलों में अत्यधिक स्पष्ट और गहरी दृष्टि प्राप्त थी। उसी का ही नतीजा था कि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को भारतीयों के विकास के लिए प्रेरित किया और उन पर दबाव बनाया। उन्होंने राजनीति के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि अवधारणा व्यक्त की, जिसे कहा जाता है राजनीति का आध्यात्मिकरण। क्योंकि राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे बड़ी और स्थायी देन राजनीति का आध्यात्मिकरण है। यहाँ पर वे साध्य ही साधनों का औचित्य है जैसी बात कहते हैं। उन्होंने सदैव ही इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और गलत बात का उन्होंने विरोध किया। वे मानते थे कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने और चरित्र निर्माण की बात आज की तारीख में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति में नैतिक शुद्धता के सिद्धांत का उन्होंने न केवल प्रतिपादन किया वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण अंशों में अपनाया। तब नैतिक साहस का परिचय देते हुए 4 अगस्त 1887 को द मैनचेस्टर गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की क्षमा याचना का भी प्रकाशन हुआ। उन्होंने भारतीयों के द्वारा जो विशिष्ट हिंसात्मक आंदोलन हुए थे उसकी निंदा भी करी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक नैतिक साहस का परिचय भी दिया। गोखले की एक अन्य महत्वपूर्ण देन भारत सेवक समाज की स्थापना है। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए तथा उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपनाने हेतु प्रेरित किया। समाज सुधार के कार्य में भी उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधार कार्य में भी उन्होंने सदैव ही पूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल में गोखले ने भारत और इंग्लैंड में भारी सम्मान प्राप्त किया और उन्होंने अपनी उदारवादी विचारधारा के बल पर एक सुदृढ़ भारतीय आंदोलनकर्ता, समाज सुधारक और एक प्रशासनिक स्वरूप अंग्रेजों के समक्ष प्रकट किया। श्री मोतीलाल नेहरू के शब्दों को दोहराते हुए ये कहा जा सकता है कि गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। उन्होंने अपना जीवन उसी आदर्श के लिए समर्पित कर दिया जो उन्होंने अपने तथा अपने देशवासियों के सामने रखा था। तिलक के अनुसार वे भारत के रत्न थे। धन्यवाद।